सबसे पहले तो मैं आप सबको स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगा। हालांकि काफ़ी लेट दे रहा हूँ, लेकिन आपको पता है अपना वीडियो अपलोड करने का प्रोसेस जो रहता है काफ़ी लेट रहता है। तो आज अपन बात करने वाले हैं सीरीज नंबर 30 यानी कि सब इंस्पेक्टर के इंटरव्यूज़ में हाल ही में जो आरपीएससी मेंबर के द्वारा कैंडिडेट से जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसकी चर्चा अपन इस सीरीज में कर रहे हैं डे बाई डे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ हम चलते हैं। रेको का मुख्य कार्य क्या होता है? तो इसके आंसर की अगर बात करेंगे तो मैं आपको डिटेल से इसका एनालिसिस से आंसर बता देता हूं। काफ़ी इंफॉर्मेशन ये आपके इंफॉर्मेटिव है, नॉलेजेबल भी है। राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम इसका पूरा नाम होता है, यानी कि इंग्लिश में अगर बात करें तो राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन, पॉपुलरली इसको रेको के नाम से जाना जाता है। यह मुख्य रूप से राजस्थान सरकार की एक प्रमुख एजेंसी के रूप में कार्य करती है। हाल ही में अगर बात करें तो 28 मार्च 1969 में इसको दो भागों में बांटा गया था, जो कि राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल मिनरल्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन और उसके बाद में इसको राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड को दो भागों में बांट के इसको बनाया गया था। इसके बारे में अगर और चर्चा अपन करें तो यहाँ पे 1 जनवरी 1980 को रिको निवेशकों, उद्यमियों को बड़ी, मंझोली और छोटी परियोजनाओं के लिए अनूठे पैकेज के साथ यहाँ पे प्रदान करता है। इसकी स्थापना 1996 में हो चुकी थी, लेकिन नवंबर 1979 में राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम और उससे अलग करके इसको रिको का कार्य औद्योगिक विकास के क्षेत्र में सीमित कर दिया गया था। हालांकि पहले ये मिनरल्स एक्सप्लोरेशंस में भी काफ़ी हेल्पफुल था। नेक्स्ट क्वेश्चंस की अगर अपन बात करेंगे तो आपके मेन स्क्रीन पे आ चुका है। स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले पर झंडारोहण कौन करता है? यानी जो इंडिया का राष्ट्रपति करता है, फिर प्राइम मिनिस्टर करता है, ऐसा इसका क्वेश्चन पूछा हुआ है। हालांकि ये स्वतंत्रता दिवस तो आज है, लेकिन ये पहले के क्वेश्चंस पूछे गए हैं इससे रिलेटेड आसपास में 12-13 के आसपास में। माननीय प्रधानमंत्री जी यानी कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये झंडारोहण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो विश्व में 15 अगस्त कितने देशों में मनाया जाता है? यानी जो हाल ही में स्वतंत्रता दिवस 74वें स्वतंत्रता दिवस अभी अपन बना रहे हैं वो कितने और कंट्रीज में बनाया जाता है? तो मैं आपको बता दूं मुख्य रूप से ये 5 देशों के में बनाया जाता है। इसी दिन हम अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद हुए थे। क्या आप जानते हैं कि अकेला भारत ही इसको नहीं सेलिब्रेट करता, उसके अलावा 5 अन्य कंट्रियां जैसे कि आप लोग देख सकते हो कांगो, दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया और बहरीन, लिचेस्टीन भी इसमें शामिल है, जो कि 15 तारीख को यानी कि 15 अगस्त को अपनी आज़ादी का जश्न यहाँ पे मनाया जाता है। तो टोटल यहाँ पे 5 कंट्रीज हैं भारत को छोड़ के जो कि 15 अगस्त यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस की अगर अपन बात करेंगे तो आपके स्क्रीन पे वो भी आ चुका है। मैं आपसे क्वेश्चंस की डिस्कस करता हूँ। फाइबर ऑप्टिक्स क्या होता है और इसका मुख्य पर्पज यहाँ पे यानी इसका एप्लीकेशन जो होती है वो कहाँ पे इसका यूज होता है? तो मैं आपको बता दूं फाइबर ऑप्टिक्स से सिंपली है कि ऑप्टिक्स संचारण एक प्रणाली है जिसमें सिग्नल को वन पैलेस टू द अनदर पैलेस लाइट फॉर्म में किसी भी कांच की छड़ के माध्यम से भेजना होता है, जिससे सूचनाओं की जानकारी एक स्थान से दूसरे स्थान पे ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से प्रकाश बिंदुओं के माध्यम भेजी जाती है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग का वाहक होता है, जिसमें अपन जानते हैं कि 1970 के दशक में सबसे पहले विकसित इसको किया गया था ऑप्टिकल फाइबर को। फाइबर ऑप्टिक्स संचार प्रणाली ने दूर संचार उद्योग में क्रांतिकारी परिवर्तन भी यहाँ पे किया। सूचना युग के आगमन में एक प्रमुख भूमिका भी इसके द्वारा निभाई गई। विद्युत संचरण पर इसके फायदे के कारण अगर बात करें तो विकसित दुनिया के कोर नेटवर्क में तांबे की तारों की जगह काफी हद तक ऑप्टिकल फाइबर यहाँ पे बिछाई जा चुकी है। फाइबर ऑप्टिक्स के उपयोग की अगर बात करें तो संचारण प्रक्रिया में निम्नलिखित मूल चरणों में इसका किया जाता है, जिसमें एक ट्रांसमीटर का प्रयोग इसमें किया जाता है जो कि ऑप्टिकल संकेत यहाँ पे प्रोवाइड करता है। फाइबर के साथ यहाँ पे संकेत प्रसार सुनिश्चित करना कि संकेत विकृत है या फिर कमजोर तो नहीं है। ऑप्टिकल संकेत प्राप्त करने के इसके यूज किया जाता है, उसे एक विद्युत संकेत में परिवर्तन करने का कार्य भी इसके द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की अगर अपन बात करेंगे तो राजस्थान दिवस कब बनाया जाता है? तो ये जानकारी जो है काफ़ी ऑथेंटिक जानकारी है, काफ़ी मेंबर के द्वारा पूछे गए सभी क्वेश्चंस हैं। मैं आपको बता दूं राजस्थान दिवस जो है हाल ही में 30 मार्च को यहाँ पे बनाया गया था और 30 मार्च को ये तीसरे महीने के दिन ये बनाया जाता है। 30 मार्च 1949 में जोधपुर, जयपुर, जैसलमेर और बीकानेर रियासत को विलय करके वृहत्तर राजस्थान संघ यहाँ पे बनाया गया था, जो कि आप लोग यहाँ पे प्रजामंडल वाला चैप्टर पढ़ते हो राजस्थान जीके, राजस्थान कैंडिडेट,
तो वहाँ पे ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको काफ़ी गैदरिंग हो जाती है। और मैं आशा करूँगा कि आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन आने भी चाहिए, क्योंकि राजस्थान जी के आप लोगों ने काफ़ी बेहतरीन तरीके से पढ़ा भी होगा, तो ऐसी एक नॉर्मल इन्फॉर्मेशन आपको आती भी होगी। तो यहाँ से क्वेश्चन जो है काफ़ी बार यहाँ से मेंबर के द्वारा पूछे गए हैं। राजस्थान दिवस कब बनाया जाता है, राजस्थान पुलिस दिवस कब बनाया जाता है, सप्ताह कब बनाया जाता है, ये सभी क्वेश्चन जो है मैं डे बाय डे आपके सामने रिप्रेजेंट करने की कोशिश करता रहता हूँ वीडियोज़ के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो नेशनल इमरजेंसी क्यों लगाई जाती है, यानी कि अगर बात करें तो अपने पास में जो राष्ट्रीय आपातकालीन अवस्था जो है, कंडीशन जो है, वो क्यों लगाई जाती है, इसका मेन पर्पस क्या होता है, मैं आपको बता देता हूं उसकी रिलेवेंट इंफॉर्मेशन से रिलेटेड। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, यहां पर जनता के द्वारा चुनी गई सरकार देश का शासन चलाती है, लेकिन जब देश के कुछ विशेष परिस्थितियां पैदा हो जाती हैं तो राष्ट्रीय आपातकालीन की घोषणा भी यहां पे करनी पड़ती है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 352 से लेकर 360 के बीच में आपातकालीन उपबंध यहाँ पे दिए गए हैं। आपातकालीन स्थिति में केंद्र सरकार जो है वो सर्वशक्तिमान यहाँ पे हो जाती है, यानी सभी पावर्स जो होती हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन हो जाती हैं और सभी राज्य केंद्र सरकार के पूर्ण नियंत्रण में भी आ जाते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकालीन का प्रावधान यहाँ पे रखा गया है। राष्ट्रीय आपातकालीन उस स्थिति में लगाया जाता है जब पूरे देश या फिर उससे किसी भाग की सुरक्षा को युद्ध अथवा बाह्य आक्रमण अथवा सशक्त विद्रोह के कारण खतरा उत्पन्न हो जाता है। भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकालीन इंदिरा गांधी सरकार के दौरान 25 जून 1975 में घोषित की गई थी, जो कि है 21 महीनों तक यहाँ पे आपातकालीन अवस्था चलाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करेंगे तो राजस्थान वित्त विभाग की स्थापना कब की गई है, ये क्वेश्चंस आप लोग देख पा रहे होंगे। तो मेरे जहां तक नॉलेज है ये गवर्नमेंट के कॉम्पिटिशन एग्जाम्स होते हैं, वहां पे भी ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चंस काफी पूछे गए हैं। आई होप आप लोग जानते भी होंगे। मैं आपको बता देता हूं वित्त विभाग जो है राजस्थान का वो 1955 में इसका स्थापना किया गया था और इसके मुख्यालय जयपुर में स्थित है। राजस्थान के छोटे और बड़े उद्यमियों को साख देने का ये मुख्य कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें तो एलईडी का पूरा नाम क्या है, मैं आपको बता दूं ये सभी क्वेश्चन जो हैं जो एलईडी से संबंधित है वो साइंस बैकग्राउंड कैंडिडेट से पूछे जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं एलईडी की फुल फॉर्म्स की बात करें तो लाइट एमिटिंग डायोड्स होता है, जिसको हिंदी में आप लोग मोस्ट ऑफली प्रकाश उत्सर्जक डायोड के नाम से भी जानते हैं। ऐसे क्वेश्चन जो हैं ये आपको जनरल साइंस में पढ़ने को मिलते हैं और आई थिंक आप लोग कॉम्पिटिशन्स के एग्जाम्स मेंस को क्वालिफाई करके आपने इंटरव्यूज में आए हो, तो आई थिंक ये चीज़ आपको नॉलेजेबल भी होगी, आपको जानते भी होंगे और आपको आनी भी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चंस की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे जाति के आधार पर मेवाती बोले जाने वाला क्षेत्र कौन सा होता है, मैं आपको बता दूं मेवाती जो है राजस्थान के अलवर जिला जो है आप लोग जानते भी होंगे। मेवाती राजस्थान के अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली में मुख्य रूप से यहाँ पे मेव जाति के द्वारा बोली जाती है। ये मेवाती पश्चिमी हिंदी व राजस्थानी के मध्य सेतु का कार्य भी करती है, जिसमें मोस्ट ऑफली हिंदी और राजस्थानी भाषा का मिक्सअप यहाँ पे बोला जाता है। मेवाती में चरणदास जी, लालदास जी, सहजोबाई, दयाबाई की रचनाएं भी यहाँ पे काफ़ी चर्चित रहती हैं। और अगर मैं बात करूं अलवर में जो मेव जाति जो रहती है उसके द्वारा ये बोली जो है काफ़ी उसकी डेंसिटी वहाँ पे ज़्यादा मानी गई है, यानी काफ़ी पर्याप्त मात्रा में वहाँ पे मेवाती बोली बोली जाती है और ये मुख्य रूप से राजस्थान का मिक्सअप ही इसको कहा जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन जो है वो एक रीजनल कैंडिडेट से पूछे जाते हैं। जैसे मान लो आप लोग अलवर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं तो आपको अलवर की जो गैदरिंग इन्फॉर्मेशन होती है वो पूछी जाती है। अगर आप लोग जैसलमेर से बिलोंग करते हो तो ऐसी इन्फॉर्मेशन जैसलमेर से गैदरिंग इन्फॉर्मेशन जो होती है उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो होती है वो उस कैंडिडेट से पूछी जाती है। सभी से ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते आरपीएससी मेंबर के द्वारा। द लिविंगस्टन सर्वे ऑफ इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो मैं आपको बता देता हूं जो द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया पुस्तक जो है 1912 में जॉर्ज इब्राहम ग्रियर्सन के द्वारा लिखी गई थी। इसकी भाषा के लिए बात करें तो राजस्थानी शब्द का प्रयोग यहाँ पे इसमें किया जाता है। जॉर्ज इब्राहम ग्रियर्सन ने राजस्थानी को 5 उपशाखाओं में बांटा है। अगर मैं उन शाखाओं की बात आपके सामने करूं, हालांकि इसमें पूछा नहीं गया है, लेकिन मैं आपको उससे जो संबंधित इंफॉर्मेशन होती है वो भी देने की कोशिश करता रहता हूं हर वीडियोस के माध्यम से। तो यहाँ पे पश्चिमी राजस्थानी जो मारवाड़ी, उत्तर पूर्वी राजस्थानी यानी कि अहिरवाटी और मेवाती, मध्य पूर्वी राजस्थानी, दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी, दक्षिणी राजस्थानी, ये सभी भाषाएं जो हैं अपने 5 उपशाखाओं में बांटी गई हैं राजस्थान की भाषाओं के रूप में और इनको अब्राहम ग्रियर्सन ने 5 उपशाखाओं में बांटा था।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की अगर बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे आ चुका है। अगर मैं बात करूं, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आपको शो हो रहा होगा। आरपीएससी की स्थापना कब की गई थी? हालांकि ये एक कैंडिडेट से पूछा जाता है, सेकंड शिफ्ट के लगभग 3 बजे जो आउट होता है उससे ये क्वेश्चन पूछा गया है, जिसका नाम विक्रम संबंधित यहाँ पे कुछ करके है। तो यहाँ पे उनका क्वेश्चन यहाँ पे आंसर देने का लहजा तो जो था काफ़ी रॉन्ग था। उन्होंने खुद ने मुझे कहा था कि सर ये काफ़ी एक टेक्निकल क्वेश्चन पूछा उन्होंने। राजस्थान लोक सेवा आयोग एक राजस्थान सरकार का एक आयोग है जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन यहाँ पे करवाया जाता है। इसके माध्यम से राजस्थान प्रशासनिक सेवा यानी कि आरएस, राजस्थान पुलिस सेवा यानी कि आरपीएस, राजस्थान तहसीलदार सेवा यानी कि आरटीएस में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का चयन किया जाता है। इसके मुख्यालय की बात करें तो यहाँ पे राजस्थान के अजमेर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। और इसके गठन यानी कि इसकी स्थापना दिवस की बात करें तो यहाँ पे 20 अगस्त 1949 में इसकी स्थापना की गई थी राजस्थान में अजमेर डिस्ट्रिक्ट में। पूर्ववर्ती एजेंसियों की बात करें तो यहाँ पे राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी कि लोक सेवा आयोग के द्वारा ये नाम से जानी जाती है। अधिकार क्षेत्र की बात करें तो यह भारतीय गणराज्य मुख्यालय इसका घुंगरा घाटी है जो कि अजमेर में स्थित है। अगर आयोग कार्यपालक की बात करें तो यहाँ पे दीपक उत्प्रेती हाल ही में इसके अध्यक्ष के रूप में नियुक्त है। तो ऐसी इंफॉर्मेशंस भी यहाँ पे आरपीएससी के द्वारा पूछी जाती है। काफ़ी लूज और काफ़ी छोटी इंफॉर्मेशन है, लेकिन आपको नहीं आती कहीं ना कहीं ये चीज़ें। बाघा बॉर्डर कहाँ स्थित है और यह क्यों प्रसिद्ध है? तो ये क्वेश्चंस है, ये कैंडिडेट जैसलमेर साइड से बिलोंग करते थे, उनसे पूछा गया है। तो मैं आपको बता दूं, बाघा बॉर्डर जो है एक सैनिक चौकी है जो अमृतसर और लाहौर के बीच में स्थित है। यह भारत पाकिस्तान का एकमात्र सड़क सीमा रेखा और यहाँ विस्तृत निर्माण सड़क व अवरोध बने हुए हैं। इस सीमा चौकी के प्रवेश को श्रवण जयंती गेट के नाम से भी पुकारा जाता है। इसके आसपास परिवेश काफ़ी हरा भरा यहाँ पे है, जिसमें बाघा बॉर्डर पर शाम के वक्त होने वाली परेड को देखने के लिए स्थानीय लोग और पर्यटन काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ पे उपस्थित होते हैं। हालांकि ये परेड जो है बाघा बॉर्डर पे प्रतिदिन शाम को यहाँ पे आयोजित की जाती है। साथ ही परेड से पहले होने वाले रंगारंग शामोराय आपका मन मोह लेंगे। वहीं परेड के दौरान आप भारत और पाकिस्तान के सैनिकों के आक्रामक मुद्रा में देख सकते हैं। जब सूरज डूब जाता है तो 30 मिनट का परेड भी ड्रम और बिगुल बजाने के साथ यहाँ पे तालियों की गड़गड़ाहट के बीच में खत्म किया जाता है। ये सभी क्वेश्चन जो हैं ये जो कैंडिडेट से पूछे जा रहे हैं, वो कैंडिडेट जो हैं यहाँ पे जैसलमेर से बिलोंग करते थे, तो उनका यहाँ पे डिफेंस में इंटरेस्ट था, तो इसलिए इनसे इस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा रहे हैं। हालांकि आपको भी ऐसे क्वेश्चन नॉलेजेबल में होने चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका स्क्रीन पे आ चुका है, आप लोग उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिएगा। अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूं तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम जो है यानी पाइथागोरस प्रमेय जो है सबसे पहले किस वैज्ञानिक के द्वारा दी गई थी? तो मैं आपको बता दूं, पाइथागोरस प्रमेय जो है वो सबसे पहले पाइथागोरस खुद ही एक साइंटिस्ट थे, जिनके द्वारा यहाँ पे यूक्लिड ज्योमेट्री में किसी समकोण त्रिभुज के तीनों भुजाओं के बीच में एक संबंध स्थापित करने के लिए एक जो मेथड बताया था उसका नाम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम रखा गया है। मुख्य रूप से इसको जो प्रेजेंट करने के तरीके जो थे वो आधार, उसके बाद लंब, उसके बाद में कर्ण जो है वो आधार करने के तरीके थे। और यहाँ पे इसको मुख्य रूप से बोधायन प्रमेय के नाम से भी आप लोग काफ़ी नाम उसका सुना होगा, जो कक्षा 9वीं 10वीं में काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पे रोल अदा करती है मैथमेटिक्स में। अगर मैं बात करूँ समकोण त्रिभुज में तो यहाँ पे कर्ण की लंबाई जो है वो अपने पास में ए और बी यानी कि आधार और लंब के वर्ग के जो बराबर होती है, दोनों का ऐड होता है। पाइथागोरस जो है यूनानी एक गणितज्ञ थे, परंपरा अनुसार उन्हें इस प्रमेय की खोज का श्रेय दिया गया। हालांकि यह माना जाता है कि यह प्रमेय जानकारी उनसे पूर्व तिथि की यहाँ पे मानी जाती है, जिसे आप लोग बोधायन पाइथागोरस थ्योरम के नाम से भी पुकारा जा सकता है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करेंगे तो राजस्थान की विधानसभा सदन कितने प्रकार की है, यानी कि जो विधान मंडल जो है वो राजस्थान का कितने मंडलीय है? तो मैं आपको बता दूं, एक मंडलीय यहाँ पे यानी एक सदनीय विधानमंडल जो है राजस्थान विधानसभा को कहा जाता है, और इसमें एक सदन प्रकार का यहाँ पे कार्यरत है। राज्य की राजधानी जयपुर में स्थित है। विधानसभा सदस्यों अथवा अर्थात विधायकों का चुनाव सीधे जनता के द्वारा इसमें किया जाता है। वर्तमान में इसमें विधायकों की संख्या की अगर बात करें तो 200 है। यदि जल्द भंग नहीं किया जाए तो इसका समय अंतराल जो है 5 वर्ष यहाँ पे रखा गया है, यानी कि विधानसभा का जो कार्यकाल जो है वो 5 वर्ष का होता है। अगर इसमें अपन किसी प्रकार का विघ्न कर ले यानी कि इसको भंग कर भी किया जा सकता है। विधानसभा अध्यक्ष की बात करें तो हाल ही में सीपी जोशी जो हैं विधानसभा के अध्यक्ष हैं, जो कि राष्ट्रीय कांग्रेस
के अधीन यहाँ पे 2019 से यहाँ पे नॉमिनेटेड हैं, यानी कि इसमें नियुक्ति है इनकी। तो ऐसे क्वेश्चन जो हैं भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन से बिलोंग करते हैं जो कैंडिडेट, उनसे ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी नॉर्मली पूछे जाते हैं। और जो कॉन्स्टिट्यूट यानी कि पॉलिटी साइंस से जो कैंडिडेट हैं वो काफ़ी यहाँ पे क्वांटिटी उनको देखने को मेरे को मिली है। काफ़ी लोग पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएशन कर रखा है, हो सकता है कि उनका इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट हो, लेकिन वो कैंडिडेट जो है वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो काफ़ी बेहतरीन तरीके, काफ़ी एक बेसिक्स लेवल्स के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की अगर बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके मेन स्क्रीन पे आ गया है। राजस्थान विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन जो है मेंबर के द्वारा कैंडिडेट से क्रॉस किया गया है। मैं आपको बता दूं राजस्थान की विधानसभा में जो सीटें हैं वो 200 सीट यहाँ पे टोटल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस की अगर बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चंस भी यहाँ पे राजस्थान के साथ मध्य प्रदेश के कितने जिले की सीमा यहाँ पे टच होती है, यानी कि लगती है? तो मैं आपको बता दूं राजस्थान के टोटल जिले 10 हैं, उसी प्रकार से यहाँ पे मध्य प्रदेश के जिले भी 10 हैं। टोटल स्थलीय सीमा की बात करें तो 1600 किलोमीटर यहाँ पे सीमा राजस्थान की मध्य प्रदेश से लगती है। मध्य प्रदेश व राजस्थान के 10-10 जिले आपस में टच करते हैं। राजस्थान जिले की अगर बात करें तो यहाँ पे धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, बारां, कोटा, झालावाड़, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़ व बांसवाड़ा जिले जो हैं वो मध्य प्रदेश की सीमा छूते हैं। उसके बाद मध्य प्रदेश के जिले की अगर बात करें तो झाबुआ, राजगढ़, मुरैना, सजापुर, शिवपुरी, श्योपुर, नीमच, मंदसौर, गुना व रतलाम जो है ये सभी डिस्ट्रिक्ट जो हैं राजस्थान की सीमा से टच करते हैं। और ये सभी 10-10 जिले जो हैं वो दोनों स्टेट्स के हैं। टोटल यहाँ पे 1600 किलोमीटर की सीमा टच होती है राजस्थान के साथ में मध्य प्रदेश की, जो कि सबसे अधिक यहाँ पे मानी जाती है। नेक्स्ट इसी में अगर बात करें तो मध्य प्रदेश के साथ राजस्थान का झालावाड़ सर्वाधिक सीमा व भीलवाड़ा सबसे कम सीमा यहाँ पे बनाता है, यानी बाउंड्री लाइन बनाता है। सबसे ज़्यादा आपका भीलवाड़ा और झालावाड़ और सबसे कम यहाँ पे भीलवाड़ा जिला बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की अगर अपन बात करें तो पश्चिमी रेलवे दक्षिणी प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है, यानी पश्चिमी रेलवे जो है अपने पास में उसका दक्षिणी प्रशिक्षण केंद्र यानी ट्रेनिंग सेंटर कहाँ पे स्थित है? तो मैं आपको बता दूं पश्चिमी जो क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान जो है वो उदयपुर में स्थित है रेलवे का। ये कैंडिडेट रेलवे से बिलोंग करते हैं। रेलवे में डी ग्रुप के टेक्नीशियंस पोस्ट पे ये कार्यरत हैं हाल ही में, जो कि इनकी पोस्टिंग जो है जालोर के आसपास में बता रहे थे ये लोग। यहाँ पे उत्तरी पश्चिमी रेलवे में राजस्थान के कितने मंडलों को शामिल किया गया है? वापिस यहाँ पे इसी कैंडिडेट को रेलवे से संबंधित इंफॉर्मेशन पूछी गई है। तो टोटल मंडल जो है वो 4 मंडल हैं जिनको यहाँ पे शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री सड़क योजना के प्रारंभ का वर्ष कौन सा है, यानी मुख्यमंत्री सड़क परियोजना जो है किस ईयर्स में स्टार्ट की गई थी राजस्थान में? तो मैं आपको बता दूं 2005 में इसका शुभारंभ किया गया था राजस्थान में मुख्यमंत्री सड़क सुरक्षा करके। और प्रधानमंत्री सड़क सुरक्षा की बात करें तो यहाँ पे 2000 में यहाँ पे लॉन्च की गई थी भारत के द्वारा। नेक्स्ट अगर बात करें तो वे जिले जिनमें से कोई राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं गुजरता। हालांकि इस क्वेश्चंस में मेरे को काफ़ी डाउट है, काफ़ी कंफ्यूजन है। आप लोग दिए गए कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर सजेस्ट कर सकते हो। हनुमानगढ़ और झुंझुनू मेरे हिसाब से इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें तो हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर की सेना का नेतृत्व है किसके द्वारा किया गया था? तो मैं आपको बता दूं अकबर की तरफ से जो हल्दी घाटी में जो सेना का सेनापति के रूप में यहाँ पे जो किया गया था वो राजा मानसिंह 1576 में किया गया था। इससे संबंधित अगर मैं हल्दी घाटी की बात करूं तो यहाँ पे हल्दी घाटी का युद्ध जो है 18 जून 1576 में को मेवाड़ के महाराजा यानी कि महाराणा प्रताप के समर्थन में करने वाले घुड़सवारों और धुंधारियों और मुगल सम्राट अकबर के सेना के बीच में लड़ा गया था, जिसका नेतृत्व आमेर के राजा मानसिंह के द्वारा प्रथम के द्वारा किया गया था। यह युद्ध में महाराणा प्रताप को मुख्य रूप से यहाँ पे भील जनजातियों का सहयोग भी मिला था। और इसी ये जो युद्ध जो था इसमें महाराणा प्रताप की जीत ही यहाँ पे मानी जाती है। हालांकि ये लास्ट सिचुएशन में ये कार्य जो युद्ध स्थल है वो छोड़ के चले गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चंस की अगर अपन बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चंस भी आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे आ चुका है, आप लोग इसको भी अटेम्प्ट कीजिएगा। अगर क्वेश्चंस की बात करें तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? ऐसे क्वेश्चंस नॉर्मली उसी कैंडिडेट से पूछे जा रहे हैं जो वहाँ से बिलोंग करता है, वहाँ से रिलेट करता है, उसका रिलेशन वहाँ से होता है उसके होम टाउन से। तो मैं आपको बता दूं केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान व केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान जो है वो राजस्थान में स्थित एक विख्यात पक्षी अभ्यारण्य यहाँ पे है, यानी काफ़ी प्रकार के पक्षियों के कारण इसको पक्षी विहार कहा जाता है।
1982 में इसकी स्थापना की गई थी राजस्थान में, जो कि भरतपुर में स्थित है। इसको पहले भरतपुर पक्षी विहार के नाम से जाना जाता था। इसमें हजारों की संख्या में दुर्लभ व विलुप्त जाति के पक्षी पाए जाते हैं, जिसे साइबेरिया में आए सारस, जहां सर्दियों के मौसम में आते हैं। और यहाँ पे लगभग 130 प्रजातियों का पक्षियों जो भारत के राष्ट्रीय उद्यान में अपना घर बनाया हुआ है। अब तक यहाँ पे बहुत बड़ा पर्यटन स्थल भी बन चुका है, जो कि काफ़ी दूर के लोग, काफ़ी फॉरेनर यहाँ पे आके विजिट करते हैं, उन पक्षियों के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। जहाँ पर बहुयातायात से पक्षी विज्ञानी शीत ऋतु में आते हैं और यहाँ पे शीत ऋतु के बाद में वापस अपने लौट जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस की अगर बात करें तो प्राचीन काल में मांडधरा किस जिले को कहा गया था? तो ये क्वेश्चंस है, मुझे कंफ्यूजन है इस क्वेश्चंस में, आप लोग इसका राइट आंसर देने की कोशिश करें। मेरे हिसाब से इसका राइट आंसर जो है वो मांडधरा जैसलमेर जिले को कहा जाता है, जिसमें बल्लभगढ़ के नाम से भी इसको पुकारा गया था, बल्लभ मंडल के नाम से पुकारा गया था। और महाभारत के युद्ध के दौरान एक बड़ी संख्या में यादव इस ओर अग्रसर हुए और यहाँ पर आकर बस गए। यहाँ अनेक सुंदर हवेलियाँ, जैन मंदिरों के समूह भी पाए जाते हैं, जिसमें 12वीं से 15वीं शताब्दी के बीच में इनको बनाया गया था। तो दोस्तों, इस प्रकार की जो क्वेश्चंस हैं काफ़ी बार यहाँ पे एरिया वाइज कैंडिडेट से पूछे जाते हैं मेंबर के द्वारा। काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं नॉर्मली जो होते हैं, वो मैं आपको हर सीरीज़ में डिस्कस करता रहता हूँ। काफ़ी क्वेश्चंस यहाँ पे कॉमन होते हैं, जैसे एसआई, आप एसआई क्यों बनना चाहते हो, आपका एसआई में ही इंटरेस्ट क्यों है, आप अलग जॉब में क्यों नहीं जाना चाहते। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में वर्किंग करते हो तो वहाँ पे एक अच्छी प्रोफाइल है, अच्छी टाइम रेपुटेशन होती है, वहाँ पे आप लोग क्यों नहीं जाना चाहते, इसमें क्यों आना चाहते हो। काफ़ी क्वेश्चंस नॉर्मल हैं जो कि मैं आपको सामने डिस्कस कर चुका हूँ, तो वो मैं डिस्कस बार बार नहीं करता इस सीरीज में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे चिंतामणि दुर्ग कहाँ स्थित है राजस्थान में? तो चिंतामणि दुर्ग की अगर बात करें तो ये दुर्ग जो है मुख्य रूप से बीकानेर में स्थित है, जिसे जूनागढ़ का दुर्ग भी यहाँ पे कहा जाता है। और ये दुर्ग के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जिसे 20वीं शताब्दी में बदलकर जूनागढ़ यानी कि पुराना किला इसका नाम रखा गया था। हालांकि इसका नाम पहले चिंतामणि के नाम से जाना जाता था। इसे महाराणा राय सिंह ने बनवाया था, जहां राजा की समृद्ध विरासत के साथ उनकी कई हवेलियां यहाँ पे स्थित हैं और कई मंदिर भी यहाँ पे स्थित हैं। यहाँ आपको संस्कृति यानी कि संस्कृत और फारसी में लिखी हुई कई पांडुलिपि यहाँ पे मिल जाएंगी। और यहाँ पे अभिलेखाकार एक इंस्टीट्यूट की भी यहाँ पे बनाया गया है, जिसमें काफ़ी प्रकार के दुर्लभ ग्रंथों को, जो हस्तलिखित जो पुस्तकें हैं वो यहाँ पे रखी गई हैं। आप लोग कभी मौका मिले तो इस दुर्ग में जाइएगा, और यहाँ पे एक संग्रहालय बना हुआ है, वहाँ पे आप किसी प्रकार की ओल्ड जो राजस्थान की हिस्ट्री से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वहाँ यहाँ से आप प्राप्त कर सकते हो। काफ़ी अच्छा एक संग्रहालय भी इसमें बना हुआ है जूनागढ़ फोर्ट में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की अगर बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चंस आपका कुछ इस प्रकार से है कि कंप्यूटर का हिंदी में क्या नाम होता है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मैं कहना चाहूँगा ऐसे क्वेश्चन से तो आप लोगों को काफ़ी बेहतरीन तरीके से आते होंगे। तो मैं इसके राइट आंसर की अगर बात करें तो कंप्यूटर को हिंदी में संगणक के नाम से कहा जाता है। मुख्य रूप से कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस होती है, इलेक्ट्रॉनिक्स यंत्र होता है, जो सबसे पहले चार्ल्स बेबेज के द्वारा यहाँ पे दिया गया था, जो फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहलाते हैं। और ये जो सदी है एक साइंस टेक्नोलॉजी की सदी मानी जाती है, 21वीं सदी। नेक्स्ट क्वेश्चंस की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे राजस्थान का राजस्व मंडल राजस्थान में कहाँ स्थित है? तो मैं आपको बता दूं, राजस्थान का राजस्व मंडल जो है मुख्य रूप से अजमेर जिले में स्थित है। और इसके कुछ इन्फॉर्मेशंस अगर मैं बताऊं तो यहाँ पे भूमि संबंधी जो विवाद होते हैं, जो काफ़ी अत्यंत जटिल होते हैं, भूमि संबंधी तथ्यों को क्षेत्र में जाकर उपलब्ध तथ्यों के ठोस आधार पर अनुभवी अधिकारियों के द्वारा ठीक तरह से समझाया जा सकता है। किंतु चूंकि भूमि संबंधी मामले राज्य की अधिकांश कृषि आश्रित आम जनता के सीधे संबंध यहाँ पे रखते हैं, उनसे राज्य की विशेषता, ग्रामीण क्षेत्रों की शांति और व्यवस्था के प्रश्न भी इससे जुड़े होते हैं। भूमि संबंधी विवादों में फंसे गरीब अशिक्षित किसानों को अनावश्यक कानूनी औपचारिकता में उलझाए बिना सस्ता, शीघ्र और सुलभ न्याय करने में काफ़ी सहायक होती है ये इंस्टीट्यूट, जो कि अजमेर में इसकी स्थापना की गई थी। ये भी पटवार जो है, पटवारी कैंडिडेट से ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं जो ऑलरेडी यहाँ पे पटवारी में सिलेक्टेड थे, जिनकी पोस्टिंग रामगढ़ के पास में यहाँ पे स्थित है, जो अजमेर डिस्ट्रिक्ट में पढ़ते हैं। उनका इंटरव्यूज में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए ये क्वेश्चन जो है एक बेसिक क्वेश्चंस हैं,
आप लोग हो सकता है कि काफ़ी एक बल्कि इंटरव्यूज़ की तैयारी कर रखी होगी, लेकिन ऐसा इस इंटरव्यूज़ में ऐसा कुछ काम आ नहीं रहा। मैं आपको बता देता हूँ, काफ़ी वर्किंग नॉलेज आपको होना चाहिए, आपका एक्सप्रेशन, आपका फेशियल कॉन्टैक्ट, आपका कम्युनिकेशन स्किल, आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है काफ़ी डीप होना चाहिए, इंक्रीजेबल होना चाहिए। बस यही चीज़ें इंटरव्यूज़ में पूछी जा रही हैं, जो कि मैं अभी हाल ही में 1 महीने से नोटेड कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें तो राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो मैं आपको बता देता हूँ, राजस्थान उच्च न्यायालय जो है उसके मुख्य चीफ जस्टिस जो हैं वो एस रविंद्र भट्ट हैं, जिनका जन्म 21 अक्टूबर 1958 में हुआ। ये एक भारतीय न्यायाधीश व वर्तमान में राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में यहाँ पे नियुक्त हैं। और इनकी थोड़ी डिटेल अगर बात करूं तो वे पूर्व दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी यहाँ पे रह चुके हैं, यानी दिल्ली में जो उच्च न्यायालय है वहाँ पे ये चीफ जस्टिस यहाँ पे रह चुके हैं। हाल ही में राजस्थान के उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस हैं। ऐसी इन्फॉर्मेशन भी जो है एक के लॉ इंस्टीट्यूट से पूछी गई है, जो लॉ का जो स्टूडेंट था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ कहाँ पे स्थित है? तो मैं आपको बता देता हूँ, राजस्थान की जो खंडपीठ है वो जयपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। और अगर मुख्य पीठ की अगर बात करें राजस्थान हाई कोर्ट की, तो ये जोधपुर में स्थित है। और हाल ही में जो इसकी खंडपीठ जो है वो जयपुर में स्थापित यहाँ पे की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की अगर बात करें तो यहाँ पे पटवारी प्रणाली सबसे पहले किसके शासनकाल में शुरू की गई थी? हालांकि सभी क्वेश्चंस पटवारी कैंडिडेट से पूछे जा रहे हैं मेंबर के द्वारा, जो पटवारी में ऑलरेडी यहाँ पे सिलेक्टेड है, जो कि रामगढ़ में पोस्टेड है। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, शेरशाह सूरी के शासनकाल में जो है ये पटवारी की व्यवस्था जो है लागू की गई थी भारत में। हालांकि आप लोग अब देख पा रहे होंगे कि पटवारी की जो व्यवस्था है काफ़ी एक भूमि से संबंधित एक लो लेवल के एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट के अकॉर्डिंग इसको काफ़ी प्रेस्टिजियस माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो जिला अधिकारी को अन्य नाम से क्या जाना जाता है, यानी जिला अधिकारी को अन्य नाम से जाना जाता है, वो नाम क्या है? मैं आपको बता देता हूँ, जिला अधिकारी भारतीय प्रशासनिक सेवा का एक प्रमुख प्रशासनिक पद होता है, जिसे अंग्रेजी में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के नाम यानी कि डीएम के नाम से भी जाने जाते हैं, या सिर्फ आप लोग काफ़ी बार इसको कलेक्टर के नाम से भी कहते हैं, जो कि यूपीएससी के आईएएस एग्जामिनेशंस को क्वालिफाई करके यहाँ पे सिलेक्ट होते हैं। भारत में प्रत्येक जिले के एक अपना उपायुक्त यहाँ पे नियुक्त किया जाता है। अंग्रेजी शासन के दौरान यहाँ पे 1772 में गवर्नर जनरल लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग द्वारा यहाँ पे बुनियादी रूप से नागरिक प्रशासन और भू राजस्व की वसूली के लिए एक पोस्ट यहाँ पे गठित की गई थी, जिसे जिला अधिकारी के नाम से यहाँ पे पुकारा गया था। सबसे पहले ये पोस्ट जो है लॉर्ड जनरल जो वॉरेन हेस्टिंग हैं उनके द्वारा यहाँ पे 1772 ईस्वी में दी गई थी। हाल ही में इसको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी कि डीएम के नाम से आप लोग जानते हैं। तो ये अपने पास में आज की डिस्कस थी, जो कि मैंने इस वीडियोस के माध्यम से यानी कि सीरीज के माध्यम से आप सबके सामने प्रेजेंट किया। मैं आशा करूंगा कि ऐसे वीडियोस आपको काफ़ी अच्छे भी लगते होंगे। तो प्लीज़ दिए गए कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे कमेंट करके सजेस्ट कर सकते हो। अगर इससे भी अच्छे कंटेंट्स आपको, इससे भी अच्छे आंसर आपको अगर हैं, तो आप लोग दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उन आंसर को मुझे फीडबैक दे सकते हैं। और मैं आपसे कहना चाहूँगा, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब और बेल आइकन्स को दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हम ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट लाते रहते हैं। और मैं आशा करूँगा कि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगे, और किसी प्रकार का कन्फ्यूजन क्योरीज आपके माइंड्स में हो, दिए गए कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।